नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। बाबर का चैप्टर हमने खत्म कर लिया था। उसके बाद हुमायूं आना था। हुमायूं का चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि जब मृत्यु हुई बाबर की तो उसने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया, या फिर कह सकते हैं कि किसको सौंपा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी ये चगताई भाषा में लिखी गई है। ठीक है। दूसरा ये बताते हैं कि एल्फिस्टन जो हिस्टोरियन रहे हैं उन्होंने कहा है कि बाबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है। मुगलों में केवल एक बाबर ऐसा है जिसने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी है, और वो क्या क्या है, तुजुक ए बाबरी। और ये चगताई भाषा में लिखी गई है बाबर के द्वारा। फिर कहते हैं कि वास्तविक इतिहास का एशिया में पाया जाने वाला एकमात्र ग्रंथ है तुजुक ए बाबरी। ठीक है। यह एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जो वास्तविक इतिहास को बताता है। किस क्षेत्र में? एशिया के क्षेत्र में। बाबर को लेनपुन ने कहा, बाबर एक भाग्यशाली सैनिक था लेकिन एक असफल साम्राज्य बनाने वाला। ठीक है। एक हिस्टोरियन और एक काफी जाने माने विद्वान रहे हैं लेनपुन। उन्होंने कहा है कि बाबर एक भाग्यशाली सैनिक था लेकिन एक असफल साम्राज्य निर्माता था। ठीक है। उसने ऐसा क्यों कहा होगा, आगे इसके बारे में हमें उत्तर मिल जाएगा जब वो अपने शासन का विभाजन करके जाएगा, और आगे चलकर हुमायूं भी उस शासन को विभाजित कर देगा, अपने भाइयों के बीच बांट देगा। ठीक है। बाबर ने साम्राज्य को 4 पुत्रों में बांटा। यह स्थायी रूप से टुकड़ों में नहीं बांटा था। इसमें बाबर ने हुमायूं को प्रमुख उत्तराधिकारी बनाया था। जो बाबर था इसका बेटा, उसको प्रमुख उत्तराधिकारी बनाया था। किसका? भारत का। और अन्य 3 बेटों को प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण दिया था। उसके जो अन्य 3 बेटे थे उनको सैन्य नियंत्रण दिया और प्रशासनिक नियंत्रण दिया। मतलब उनको जागीरदार बना दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि जागीरें प्रदान कर दी गई थी। यह व्यवस्था आगे चलकर मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में बदल गई। आगे एक ऐसा टाइम आता है जब वो आपस में ही इस चीज के लिए लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं। हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया गया, भारत का प्रमुख मुगल शासक माना गया इसे। फिर बात करते हैं कामरान मिर्जा की। काबुल और कांधार का क्षेत्र इसको सौंपा गया। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। अक्सरी या फिर अक्सरी मिर्जा, इस व्यक्ति को जो है संभल क्षेत्र, कुछ उत्तर भारत का क्षेत्र सौंपा गया। इसके अलावा हिंदाल मिर्जा को मेवात का क्षेत्र सौंपा गया। ठीक है। फिर बात करते हैं हुमायूं की। यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है बाबर का। बाबर ने अपने उत्तराधिकारी को बना दिया। उसके अलावा क्या किया? अन्य 3 बेटों में भी क्या कर दिया? प्रशासनिक और जमीन का बंटवारा कर दिया। उन्हें जमीनें सौंप दी गई, जागीर सौंप दी गई। जागीर क्या होती है? जमीन। ठीक है। जागीर सौंप दी गई तो इसको 4 बेटों में डिवाइड किया इसने। लेकिन आगे हुमायूं क्या करता है, एक बंदे को और जोड़ लेता है उसमें साथ में, और इनको थोड़ा थोड़ा और क्षेत्र देगा। बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं का सबसे पहले जन्म और स्थान देख लेते हैं। 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ है। काबुल के किले में इसका जन्म देखने को मिला हमें। नाम व शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, हुमायूं इसका नाम था, और हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भाग्यशाली। इसके मूल नाम की बात करें तो नसीरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम था, जो शुरुआत में रखा गया था। फिर शासनकाल की अगर हम बात करें तो ये 2 बार शासन करता है। एक बार करता है 1530 से 1535 तक, और फिर करता है 1555 से 56 तक। ठीक है। हुमायूं का सिंहासन रोहण मतलब सिंहासन पर बैठना। ठीक है। सिंहासन रोहण का मतलब क्या होता है? सिंहासन पर बैठना, या फिर कह सकते हैं ताजपोशी के समय। इस समय 3 से 4 विलंब के कारण हमें देखने को मिलते हैं, अथवा षड्यंत्र को यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि वजीर निजामुद्दीन खलीफा जो क्या था? बाबर का बहनोई था। कौन? वजीर निजामुद्दीन खलीफा ख्वाजा मेहदी हसन को बादशाह बनाना चाहता था, वो अपने फायदे के लिए। ठीक है। निजामुद्दीन खलीफा
किसको बनाना चाहता था? ख्वाजा मेहंदी हसन को। और ये है कौन व्यक्ति? बाबर का बहनोई है। ठीक है, यह है तबकात अकबरी में निजामुद्दीन अहमद द्वारा बताया गया है। इसका सोर्स भी दिया गया है कि ऐसा किस पुस्तक में लिखा गया है या फिर कहां पर इसका एविडेंस मिलता है कि ये इसे बनाना चाहता था क्या बादशाह। ये बताता है कि तबकात अकबरी में निजामुद्दीन अहमद द्वारा बताया गया है। यह षड्यंत्र असफल रहा और हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को भारत की गद्दी पर बादशाह के रूप में सफलतापूर्वक बैठ गया। ठीक है, बात करते हैं आगे। बाबर ने वसीयत में 4 भाग बनाए थे, 4 भागों को वसीयत को बांटा था, परंतु हुमायूं ने उसे अलग से विभाजित किया। हुमायूं ने उसमें भी बदलाव कर दिया थोड़ा सा। वो थोड़ा सा क्या था, दयालु आदमी था, उसने भाईचारा दिखाया और क्या किया, उसको थोड़ा सा और बांटने की कोशिश की। बाबर ने हुमायूं को कहा, अगर तुम्हारे भाई गलती करे तो उन्हें माफ कर देना। मरते हुए उसके बाप ने कहा था बाबर ने कि अगर तुम्हारे भाई गलती करे तो उन्हें तुम माफ करियो, उन्हें माफ कर देना। इसने क्या किया, हुमायूं ने कामरान को काबुल, कंधार, सीना और पंजाब का क्षेत्र दे दिया। ठीक है, अस्करी को संभल का जागीरदार बना दिया। हिंदाल को अलवर की जागीर दे दी, साथ में वो कहाँ की देके गया था, मेवात की। ठीक है, सुलेमान मिर्जा को, जो इसका चचेरा भाई था, किसका? हुमायूं का, इसने बदख्शा एक जगह थी, उसकी जागीर किसको सौंप दी? अपने चाचा के बेटे सुलेमान मिर्जा को। ठीक है, हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में विभाजित किया। मुगल काल में किसी भी शासक द्वारा या बादशाह द्वारा ऐसा काम नहीं किया गया था जिसने अपने भाइयों में शासन का विभाजन किया हो। यह उसकी सफलता का कारण ना बनके क्या हुआ, उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना। हुमायूं को दिल्ली का तख्त कांटों की सेज के रूप में मिला था, ये माना जाता है। कहते हैं कि हुमायूं को जब तख्त मिला तो वो एक कांटों की सेज के रूप में देखा गया। ऐसा देखने के पीछे कई कारण है। वो कारण क्या क्या है? रिक्त राजकोष, मतलब राजकोष में उस समय पर कुछ नहीं बचा था, खाली हो गया था। अंतरराष्ट्रीय सेना रखनी पड़ रही थी, केवल एक सीमा के अंदर युद्ध नहीं चल रहा था, काफी जगह युद्ध चल रहा था। उसकी वजह से क्या था, काफी सारा खर्च हो जाया करता था। अफगानी विद्रोह, अफगानिस्तान के जितने भी अफगान लोग थे, हाल में जो अफगानिस्तान है वहां से इनके साथ क्या चल रहे थे, विद्रोह चल रहे थे इनके आपस में, उसमें भी काफी खर्च हो रहा था। ये सब उसे विरासत में मिला था। ठीक है, ये जो कांटों की सजी सेज थी वो उसको विरासत में मिली थी, किसे? हुमायूं को। हुमायूं के निकटतम शत्रु अफगान थे, जो सबसे पास में बैठे थे और उन पर हमला कर रहे थे, और जो निकटतम संबंधी थे वो तैमूर वंशीय मिर्जा लोग थे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बात करेंगे आगे जो आने वाली क्लास है उसमें हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े, उन सभी पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।